साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनसत्ता अखबार के 21 अगस्त 2023 के संस्करण में प्रकाशित अपशिष्ट प्रबंधन नीति की जरूरत नामक संपादकीय को इस वीडियो में देखेंगे, जिसको लिखा है रामानुज पाठक जी ने। यह जो संपादकीय है, आपके अपशिष्ट प्रबंधन, जो कूड़ा करकट होता है या जो अन्य प्रकार के अपशिष्ट निकलते हैं, उनके प्रबंधन संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से भारत में अपशिष्ट की समस्याएं हैं और कैसे हम निपट सकते हैं, और इसमें उदाहरण के तौर पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया की बात की गई। मुख्यतः दक्षिण कोरिया के एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है कि कैसे अपशिष्ट प्रबंधन की नीति अपनाए जाने की ज़रूरत है। तो यह जो आपका आर्टिकल है, यह आर्टिकल आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इसमें कई सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इसके अतिरिक्त आपकी मुख्य परीक्षा के लिए इसमें कई सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मिलेंगे, जो आप मुख्य परीक्षा में और जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। तो देखिए, भारत के अपशिष्ट प्रबंधन जो है, भारत में जो अपशिष्ट प्रबंधन है, ये मुख्य रूप से अनौपचारिक श्रमिकों द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप देखते हैं, जो कूड़ा करकट बीनने वाले लोग होते हैं, अधिकतर वो क्या है, अनौपचारिक श्रमिक होते हैं, जिनमें अधिकांश शहरों में रहने वाले गरीब होते हैं। अनौपचारिक श्रमिक होने के कारण इन लोगों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती है। और इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो अनौपचारिक श्रमिक हैं, इनमें जो बहुत बड़ी संख्या, लगभग आप कह सकते हैं 90% जो आबादी है वो SC ST वर्ग से संबंधित होती है। तो एक तरीके से ये एक सामाजिक मुद्दा भी है और सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दा भी ये है। अनौपचारिक श्रमिक होने के कारण इन लोगों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते शहरीकरण और उच्च खपत के कारण भारत अब सबसे अधिक मात्रा में ठोस कचरा पैदा करने वाले शीर्ष 10 देशों में से एक है। ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन लगभग 6,21,000 टन ऐसा कचरा पैदा करने में अमेरिका सबसे आगे है। तो आंकड़े मत याद रखिए, बस याद रखिए कि सर्वाधिक कचरा कौन पैदा करता है, तो अमेरिका करता है, और जो टॉप के 10 देश हैं उनमें भारत भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व स्तर पर ठोस कचरा वर्तमान में 1.3 अरब टन से बढ़कर 2.6 अरब टन होने का अनुमान है। इसमें कहा गया है कि विकासशील देशों की तुलना में अमीर देश अधिक ठोस कचरा पैदा कर रहे हैं। शेष जो 10 कचरा पैदा करने वाले देशों की सूची है, इसमें केवल 4 विकासशील देश हैं, जबकि 6 जो है वो विकसित देश हैं। अब ये 4 विकासशील देश जो हैं, ये ब्राज़ील है, चीन है, भारत है और मैक्सिको, और ये सभी काफ़ी अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे विकास गतिविधियाँ बढ़ती जाएंगी, तो उपभोग भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा, और जो आपका ठोस अपशिष्ट कचरा है उसकी मात्रा भी बढ़ती जाएगी, ऐसा दिखाई पड़ता है। देखिए, इसका मुख्य कारण है कि उनकी शहरी आबादी, ये जो दिखाया गया है कि शीर्ष 10 कचरा पैदा करने वाले देशों की सूची में 4 विकासशील देश हैं, जबकि 6 विकसित देश हैं। तो इसका मुख्य कारण उनकी शहरी आबादी का बड़ा आकार है और उनके शहरवासी उच्च उपभोग वाली जीवन शैली अपना रहे हैं। जैसे कि जब आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो आपकी जीवन शैली बदल जाती है, आप उपभोग ज़्यादा करने लगते हैं। उपभोग मतलब भोजन नहीं, अन्य चीज़ों का उपभोग आप ज़्यादा करने लगते हैं, चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो उससे जब ज़्यादा चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे तो अपशिष्ट भी ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में जर्मनी और दक्षिण कोरिया ने मिसाल कायम की है। इस मामले में दक्षिण कोरिया से भी बहुत कुछ सीखने को है। वहाँ एक मजबूत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है और इसके जरिए वह आर्थिक विकास और अपशिष्ट उत्पादन के बीच संबंधों को तोड़ने में सफल रहा है। यह सिर्फ 5 करोड़ 10 लाख आबादी वाला एक छोटा सा देश है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो यहाँ पर जो आबादी है वो 5 करोड़ 10 लाख आबादी वाला देश है, लेकिन प्रतिदिन लगभग 53,000 टन 53,000 टन ठोस कचरा उत्पन्न करता है, जो भारत में प्रति व्यक्ति उत्पादन का 5 गुना है। 1980 के दशक तक कोरिया ने अधिकांश अन्य विकासशील देशों की तरह भस्मीकरण और लैंडफिल के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन करता था। अधिकांश जो आप देखेंगे जो अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाता है उसमें 2 ही तरीके अपनाए जाते हैं। एक तो उसको जला दिया जाता है और दूसरा है लैंडफिल, कहीं खाली जगह देकर के वहाँ पे डंप कर दिया जाता है। ठीक है, हालांकि यह कम करें और पुनर्चक्रित करें के सार्वजनिक अभियानों की तुलना में अपेक्षाकृत आसान काम था। ये जो आपका लैंडफिल है या भस्मीकरण जो है, यह इस चीज़ से ज़्यादा आसान है कि आप लोगों को ये प्रोत्साहित करें कि चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, मतलब इससे अपशिष्ट कम निकले, और चीज़ों को पुनर्चक्रित करें। लेकिन 1990 के दशक में वहाँ कठिन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। चुनौती जो थी वो अपशिष्ट उत्पादन को धीमा करने की थी, और इसलिए दक्षिण कोरिया ने मात्रा आधारित अपशिष्ट शुल्क प्रणाली लागू की। मतलब आप जितना अधिक अपशिष्ट निकालेंगे, ठीक है,
उतना अधिक आपको उस पर क्या देना पड़ेगा, पैसा या शुल्क देना पड़ेगा। तो ये एक बेहतरीन स्कीम थी। यह एक आदर्श बदलाव था जो अपशिष्ट उत्पादन को नियंत्रित करने और पुनर्चक्रित करने की अधिकतम दर प्राप्त करने पर केंद्रित था। तो इसको ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सफल हुआ तो बाद में सफल हो, परंतु इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जगहों पे इसको चलाया जाना चाहिए कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पर या उस क्षेत्र में, तो जिससे हमें भारत के संदर्भ में भी इस चीज़ को समझने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त देखिए, इस प्रक्रिया से दक्षिण कोरिया में क्या हुआ कि वहाँ पे ठोस अपशिष्ट उत्पादन भारी कमी देखी गई। 1990 के 3.06 करोड़ मीट्रिक टन से अपशिष्ट उत्पादन घटकर कितना हो गया 2016 में 1.93 करोड़ मीट्रिक टन हो गया। जहाँ अन्य जगहों पर समय के साथ अपशिष्ट उत्पादन बढ़ रहा है, वहाँ पर क्या हुआ, काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पर उसमें कमी आई। खाद्य अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करने वाले कुछ देशों में 60% पुनर्चक्रण दर के साथ दक्षिण कोरिया वर्तमान में जर्मनी के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है। इसके लिए वहाँ कई सहायक उपक्रम किए गए हैं। लैंडफिल रिकवरी जैसी परियोजनाएं चलाई गई हैं। आज वहाँ की नॉन जीडो परियोजना प्रतिवर्ष 1 करोड़ आगंतुकों का स्वागत करती है, मतलब लोग पर्यटन के दृष्टिकोण से भी वहाँ जाते हैं। और बॉयलर ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली लैंडफिल गैस प्रदान करके प्रतिवर्ष लगभग $6 लाख बचाती है। मतलब जो लैंडफिल जो थे उनकी रिकवरी की गई और उनसे गैस बनाए गए, ठीक है, या ऊर्जा के स्रोत बनाए गए, जिससे दक्षिण कोरिया को लगभग प्रतिवर्ष $6 लाख की बचत हुई। ये इनिशिएटिव जो थे खतरनाक अपशिष्ट स्थलों को सफलतापूर्वक टिकाऊ पारिस्थितिकी आकर्षण में बदल रही हैं। इसके अलावा बिजली परियोजनाएं प्रारंभ हुई। अपनी अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों के पूरक के रूप में, कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में दक्षिण कोरिया ने अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया कि जो अपशिष्ट है उससे हम ऊर्जा का निर्माण करें। दुनिया का पहला लैंडफिल संचालित हाइड्रोजन संयंत्र 2011 में दक्षिण कोरिया में बनाया गया था। वहीं कचरा प्रबंधन में विश्व में प्रथम पायदान पर काबिज जर्मनी में अपशिष्ट प्रबंधन की शुरुआत 1970 में हुई थी और अब भी समाप्त नहीं हुई। ध्यान रखिएगा, कचरा के प्रबंधन के मामले में विश्व में सबसे बेहतर कार्य कौन कर रहा है? जर्मनी। दूसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया है। जर्मन विशेषज्ञों ने 5 फेज मॉडल 5 चरण विकसित किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य किसी क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन में मदद करना है। सर्वोत्तम स्थिति में क्या होता है, धातु और प्लास्टिक जैसी पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा एकत्र किया जाता है और कई चरणों के माध्यम से संसाधन चक्र में फिर से प्रवेश किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण है कि संग्रहण कुशलतापूर्वक किया जाए, क्योंकि यह अपशिष्ट प्रबंधन का सबसे महंगा पक्ष होता है, जो कह सकते हैं कि चीज़ों को एकत्र करना। ठीक है, हालांकि छटाई प्रक्रियाओं के साथ साथ यह रोजगार की सबसे बड़ी संभावना भी प्रदान करता है। प्रत्येक शहर या समुदाय और उसकी विशेष परिस्थितियों के लिए सही संग्रह प्रणाली की पहचान करना महत्वपूर्ण है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हर शहर, हर क्षेत्र की अपनी एक अलग प्रणाली होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़, मतलब एक प्रक्रिया आपकी कहीं पर सक्सेसफुल है तो दूसरी जगह पर भी वो सक्सेसफुल हो। तो हर जगह की अपनी अपनी डिमांड होती है, उस हिसाब से हमें जो क्रियाविधि है वो अपनानी चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक शहर या समुदाय और उसकी विशेष परिस्थितियों के लिए सही संग्रह प्रणाली की पहचान करना महत्वपूर्ण है। मसलन पुनर्चक्रण योग्य चीज़ों के अलग अलग संग्रह और हाथ से छटाई के बाद खाद बनाने की सुविधा। जैविक कचरे के पुनर्चक्रण की शुरुआत का जो ये आपका पुनर्चक्रण योग्य चीज़ों के अलग अलग संग्रह और हाथ से छटाई के बाद खाद बनाने की जो सुविधा, ये जैविक कचरे के पुनर्चक्रण की शुरुआत का प्रतीक है। उद्योग तेजी से अपनी प्रक्रियाओं को इन सामग्रियों के अनुरूप ढाल रहे हैं। अपशिष्ट प्रबंधन औद्योगिक नीति का जो है यह हिस्सा है और आधुनिक छटाई सुविधाएं अलग किए गए कचरे से उच्च गुणवत्ता वाले पदार्थों का उत्पादन करती हैं। प्लास्टिक को अलग करने और रंग के आधार पर क्रमबद्ध करने की प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। खाद और बायोगैस के उत्पादन किण्वन संयंत्रों में जैविक कचरे से किया जाता है। अपशिष्ट को भस्मक से गुजारा या यांत्रिक जैविक उपचार सुविधाओं, जिसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं MBT, जैविक उपचार सुविधा में उपचारित किया जाता है। MBT पुनर्चक्रण योग्य सामग्री निकालता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए उच्च कैलोरी अंश प्रदान करता और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को नियंत्रित करता है, जो मुख्य रूप से लैंडफिल क्षेत्रों से उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आती है। भारत की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। अगर अपशिष्ट प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता में नहीं लिया गया तो इसे एक दुर्जेय अपशिष्ट संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी हितधारकों, जो शेयर होल्डर्स हैं, को आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ प्राकृतिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आना होगा।
यह सुखद है कि भारत और जर्मनी के मध्य जल और अपशिष्ट प्रबंधन पर द्विपक्षीय समझौता 2019 में हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, भारत और जर्मनी के मध्य में जल और अपशिष्ट प्रबंधन संबंधित एक बायलैटरल एग्रीमेंट 2019 में हो चुका है। दोनों पक्षों ने कपड़ा क्षेत्र, वायु, जल प्रशासन, समुद्री कूड़े, अपशिष्ट से ऊर्जा अर्थात भस्मीकरण के माध्यम से जैव मीथेन, कचरा ढलाव, जल गुणवत्ता प्रबंधन, स्थानीय निकायों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए हाथ बढ़ाया है। इससे निश्चित रूप से भारत को कचरा प्रबंधन में सहायता मिलेगी। हम सीख सकेंगे कि जर्मनी में अपशिष्ट का प्रबंधन किस प्रकार से किया गया है, तो ये हमें वहाँ से सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। विकासशील देशों के कचरे में लगभग 40 से 60% जो है वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। कचरे के उचित निस्तारण से खाद, बिजली तथा ईंधन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जो हमारा अपशिष्ट है, जो कूड़ा करकट है, वो हमारे लिए क्या है, खाद, बिजली और ईंधन का सोर्स बन सकता है। ठीक है, भारत जैसे विकासशील देश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कचरे की छटाई है। सूखा कचरा, गीला कचरा, जैव अपघटनीय कचरा, अजैव अपघटनीय कचरा, बायोमेडिकल कचरा, ई कचरा जैसे वर्गीकरण आम नागरिकों को आना ही चाहिए, जिसे जन जागरूकता के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। भारत अपने कचरे के पहाड़ों का निस्तारण दक्षिण कोरिया और जर्मनी की कचरा प्रबंधन नीतियों और कार्य योजनाओं को लागू कर सकता है। वैसे भारत ने कचरे के उचित निस्तारण हेतु वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल का शुभारंभ भी किया। तो ध्यान रखिएगा, वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल, जिसका उद्देश्य ऊर्जा उत्पन्न करने, वस्तुओं का पुनर्चक्रण करने और कचरे के उपचार हेतु प्रौद्योगिकियों की पहचान, विकास और तैनाती करना है। इसके अलावा अपशिष्ट प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय और स्कूल स्तर पर अनुसंधान और विकास के माध्यम से प्रौद्योगिकी संचालित पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जैसा कि दक्षिण कोरिया और जर्मनी करते हैं। मतलब कि हम इसको स्कूली शिक्षा में डाल सकते हैं, जिससे इसके संबंध में जागरूकता हो, और विश्वविद्यालय स्तर पर इसमें अनुसंधान कार्य भी किए जा सकते हैं। स्थितियाँ चिंताजनक हैं। भारत में विश्व की आबादी का लगभग 18% आबादी है और भूभाग मात्र 2% है, लगभग 2.4%। मगर वैश्विक अपशिष्ट उत्पादन में इसका योगदान 12% है। तो ये आंकड़ा याद रखिएगा, भारत में विश्व की आबादी का लगभग 18% रहता है और भूभाग जो हमारे पास है भारत में, वो मात्र 2% है पूरे विश्व का। मगर वैश्विक अपशिष्ट उत्पादन में भारत का योगदान 12% का है। अब समय आ गया है कि नगर नियोजक और नगर पालिकाएं कचरा प्रबंधन तंत्र में समन्वय की जरूरत को समझें और उसके रास्ते तलाश करें। भारत में कुल वर्तमान में 3842 स्थानीय नगर निकाय हैं, 247 नगर निगम हैं, 1500 नगर पालिका हैं, 2100 नगर पंचायत हैं और 56 छावनी बोर्ड हैं तथा 2,63,274 ग्राम पंचायतें हैं। लेकिन कचरा प्रबंधन के लिए स्वचालित अपशिष्ट पुनर्चक्रण मशीनें बहुत कम स्थानीय निकायों ने लगाई हुई हैं। तो ये आपका अपशिष्ट प्रबंधन संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल था। इसके फैक्ट को, इसके तथ्यों को आप विभिन्न एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां पर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसके PDF को ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।